हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम दिसंबर एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कोर्स हमने यूजीसी नेट मैनेजमेंट और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए चलाया हुआ है। इसमें काफ़ी सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हमारी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी हैं। अब ये हमारी लास्ट क्लास है आईबीएम की। इसमें हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ जो हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के कंसर्न्स में है। रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। इसमें ये 1 जनवरी 1995 में मार्कस एग्रीमेंट साइन किया गया था 123 नेशंस में। एंड 15 अप्रैल 1994 में इसे रिप्लेस किया गया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गांठ से ये किया गया था, जो कि गांठ बना था 1948 में। लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डब्ल्यूटीओ जो वर्क करता है वो एक रेगुलेटरी बॉडी के टर्म में वर्क करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं, पार्टिसिपेट्स करते हैं कंट्रीज़। एक फ्रेम है ये जो ट्रेड नेशनल नेगोशिएशन ट्रेड एग्रीमेंट का है फ्रेम। इसके फ्रेम में एक आता है नेशनल ट्रेड एग्रीमेंट एंड सेकंड आता है डिस्प्यूट रिसोल्यूशंस प्रोसेस एंड। इसका जो फोकस होता है वो यही है कि डिस्प्यूट्स जो हैं, नेगोशिएशंस वगैरह जो हैं, वो ना हो, उन पे प्रॉपर अच्छे से ध्यान दिया जाए कि वो ख़त्म हो जाएं, और वो कंट्रीज़ के बीच में जो होते हैं डिस्प्यूट्स वगैरह वो ना हो। तो ये प्रॉपर रेगुलेट एक सर्विलेंस की तरह वर्क करता है। एंड ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। तो इसके जो करंटली डायरेक्टर हैं रिवॉर्डेड जेवोल्ड हैं, ये 600 पीपल्स में हैं, जो जेनेवा के स्विट्ज़रलैंड टैरिफ फैसिलिटी एग्रीमेंट का पार्ट है। जो नेक्स्ट अभी लास्ट टाइम हुई थी वो बाली में, इसका जो लिया गया था कॉन्फ्रेंस, उसमें इसका डिसीज़न लिया गया था 7 दिसंबर 2013। एंड इसका जो एस्पेक्ट्स है वो डिसीजन लेना है, एक तरीके से प्रॉपर डिसीजन लेना अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, क्या वर्किंग हो रही है कंट्रीज़ में, उसकी एक तरीके से सर्विलियंस करता है। डब्ल्यूटीओ बूस्ट ट्रेडर है, जो कि कुछ इसके अंदर बैरियर्स भी हैं, और ये हायर एब्सेंटिज्म्स को देखता है कि कहाँ पे कितना मतलब एब्सेंस है, क्या बैरियर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ों को देखता है। इसमें जो नियरली रिसेंटली एक दिया गया है वो है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, पीटीएस बोला गया है इसको। पीटीएस जो सस्टेनेबल डेवलपिंग के लिए एक डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट, इसमें मेजर पार्ट इंक्लूड किया गया था। इसकी कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री हम स्टार्टिंग से जान लेते हैं। 1947 के में ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आया था गेंट के नाम से, एंड देन इसको 1995 में कन्वर्ट कर दिया है डब्ल्यूटीओ के में। और इसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस होती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज उनमें कुछ डिसीजन लिए जाते हैं जो कि हमारे ट्रेड एंड पॉलिसीज़ के बेस पे देखे जाते हैं। एंड 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी फर्स्ट जो हुई थी, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके बाद में इसका ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। एंड इसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस के नाम पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इसकी एक तरीके से थर्ड पार्टी की तरह वर्क करता है इस पर। एंड डब्ल्यूटीओ जो आईटीओ जो है, आईटीओ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है। एंड इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, जैसे नेगोशिएशंस वगैरह के लिए इन्होंने कुछ पार्ट्स
देखे हैं। एंड इसमें कुछ अदर भी एप्लीकेंट्स या एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे प्रोटोकॉल ऑफ प्रोविजनल एप्लीकेशंस। उर्गो राउंड जो था इसमें 1987 से लेकर 1994 तक चला था उर्गो राउंड। एंड देन इसे उर्गो राउंड्स में काफ़ी एग्रीमेंट्स वगैरह डिसीजन लिए गए थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें ली गई थी। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव है इसका, WTO का मेन ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके टाइम पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी फाइनेंशियली एवरी कंट्रीज़। तो इन्होंने बोला है कि एक स्टैंडर्ड को फिक्स करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, या जो स्टैंडर्ड जिनके डाउन हो चुके हैं उनको थोड़ा डेवलपिंग एरिया में लेके जाना ज़रूरी है, इंश्योर करना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंड इंश्योर्स लार्ज स्टेबिलिटी ग्रो अप के लिए, रियल इनकम, इफेक्टिव डिमांड के लिए इन्होंने इन सब चीज़ों पे वर्क किया। एंड देन इसका जो फंक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिंग करना होता है ट्रेड एग्रीमेंट को, एंड नेगोशिएट करना होता है कि नेगोशिएशंस देखना होता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, डिस्प्यूट्स वगैरह चेक करने होते हैं कि डिस्प्यूट्स अगर आ रहे हैं तो उन्हें प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, मॉनिटर करता है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ को, जो पॉलिसीज़ होती हैं डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल्स पे, ग्लोबलाइजेशंस पे उन पॉलिसीज़ को देखता है, टेक्निकल असिस्टेंट करता है, ट्रेनिंग वगैरह जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको देखता है, कॉपरेशन करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहता है कि 98% ऑफ द वर्ल्ड अकाउंटिंग मेंबर्स इसमें 164 हैं, और 23 कंट्रीज़ इसकी ऑब्ज़र्व करती हैं कि करें कि नेगोशिएशंस जो है वो किस तरीके से था। वो नेगोशिएशन होता है एवरी 5 ईयर पे, हम इसका नेगोशिएशंस देखते हैं कि किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन होंगे। और जो इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जिसको एमसीस बोलते हैं, ये एवरी 2 ईयर में होती है, और इसमें डिसीजन लिए जाते हैं। काउंसिल में जनरल काउंसिल्स भी होती है। अब इसमें कुछ टाइम पहले काउंसिल्स के सीक्वेंस पूछे गए थे कि सबसे पहली काउंसिल्स कौन सी है, कॉन्फ्रेंस कौन सी है। तो एमसी के बारे में पूछा गया था, जीईसी के बारे में, काफ़ी सारी की चीज़ें इसमें कॉन्फ्रेंसेस के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये एमसी जो होती है हमारी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो 2 ईयर में की जाती है, जनरल काउंसिल्स होती रहती हैं, और ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह रिव्यू बॉडी है इसमें, और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ये दोनों मिलके जनरल काउंसिल्स में कुछ मीटिंग्स वगैरह देखती हैं। एंड नेक्स्ट आता है वर्ल्ड ट्रेड। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है, तो फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है आपकी जो आपकी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। तो नेक्स्ट बनाया गया था वर्ल्ड बैंक जो है ये एक तरीके से कि फाइनेंशियली कंडीशंस को देखता है, और इसका वाशिंगटन में हेड क्वार्टर है। ये लार्ज सोर्स ऑफ फाइनेंस असिस्ट करता है कंट्रीज़ की, और इसके अंदर जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है जो कि कंट्रोल्ड करती है ऑर्गेनाइजेशंस को। एंड देन जो वर्ल्ड बैंक है इसके अंदर 5 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वर्क करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो IBRD है हमारा, ये रेस करता है फंड्स वगैरह जो हमारे ये होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ वगैरह होती हैं उनको देखने के लिए ये करता है, रेस फंड्स वगैरह रेस करता है। फिर आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA 1960s में बनाया गया था। ये इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराता है। इसका मेन एम है कि लोन आपको प्रोवाइड किया जाए लो इनकम वाले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको, हेल्थ वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए, डेवलपिंग के लिए, इन सब में इनको लोन प्रोवाइड किया जाए इंटरेस्ट फ्री टर्म्स एंड कंडीशंस पे। एंड देन आती है आपकी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC का क्या है कि जो हमारी IFC है ये
फाइनेंशियली कंडीशंस को देखती है। एंड ये मार्केट जो है उसका पार्टनरशिप में, जैसे प्राइवेट्स इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, प्राइवेट लोन जो लेना चाहता है, और जो गारंटीज़ वगैरह लोन पे जो दी जाती हैं, एंड इक्विटी के लिए जो फाइनेंशियली बिजनेस इक्विटी अपनी सेटअप करना चाहते हैं, उन पे ये सब एक तरीके से वर्क करता है। आईएफएससी के थ्रू ही, आईएफसी ही इन सब चीज़ें जो लोन वगैरह गारंटी प्रोवाइड कराते हैं, इक्विटी को देखते हैं, ये सब आईएफसी ही देखता है। फिर आता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसीज, मीगा। मीगा का क्या वर्क है, ये आपको जो आपकी जो कंट्री है, जैसे सपोज़ मैंने किसी आउट ऑफ कंट्री में अपना बिज़नेस सेटअप किया हुआ था, वहाँ पे वो किसी नेचुरल हजार्ड्स की वजह से सारा बिज़नेस हमारा लॉस्ट हो गया। तो एक तरीके से इंश्योरेंस, कवरिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने में ये हेल्प करता है। एंड देन आपको उसका जो लॉस्ट है उसकी कुछ आपको अमाउंट वगैरह भी ये आपको प्रोवाइड कराता है। एंड देन अब आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID। ये क्या करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्सिलेशंस एंड आर्बिट्रेशन इन्वेस्टमेंट, मतलब मार्केट को एक तरीके से आर्बिट्रेस करता है, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो होते रहते हैं उनको आर्बिट्रेस करता है। अब हमारा आता है आईएमएफ जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें फाइनेंशियली असिस्ट करता है, उन्हें एडवाइस करता है, जो इसके मेंबर कंट्रीज़ होती हैं। और मेन इसका जो फंक्शंस होता है वो यही होता है कि ये उन्हें क्लब करके उनका जो फाइनेंशियली मार्केट है एक अच्छे लेवल पे लेके जाए वर्ल्ड में, और जो ग्रोथिंग है कंट्रीज़ की उसको हाई रखे। तो ये वर्क क्या करता है, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे ब्रिटेन वुड 1945 में ये आया था। बैंक भी, वर्ल्ड बैंक भी हमारा ब्रिटेन वुड में ही आया था। एंड देन ये भी आईएमएफ भी हमारा, और आईडीए भी हमारा उसी में आया था। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट वर्क है कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ हैं उन पे वर्क करने का इसका मेन जो फोकस है। और ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता है, हमारे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, मनी की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करता है, क्रिएट करता है कि कहाँ से किस तरीके से जाएंगे, क्या वर्क रहेगा। इसके 186 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके। और ये पूरा मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं हमारी मैक्रो लेवल पे, उन पे बहुत अच्छे से वर्क करता है, बजटिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, और पूरा तरीके से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, उनको हेल्प करता है डेवलप करने में इकोनॉमिक ग्रोथ को। यानी ये इसका जो मेन मकसद होता है कि ये एक कोटा फिक्स करता है सब्सक्रिप्शन जो पेड अप होता है 25% के पे, कि जैसे अगर सपोज़ हमारी 25% कंट्री का कोटा फिक्स कर दिया जाता है, जो कि एक स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसने क्रिएट किए थे 1968 में। इस स्पेशल ड्राइंग राइट्स से क्या है कि जो जैसे एक तरीके से पेटेंट ही इसने क्रिएट कर देता है, कंट्री का जो पेटेंट्स होते हैं स्पेशल ड्राइंग्स उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट करके, जैसे गोल्ड का एक पेटेंट है उस तरीके से ये हेल्प करता है एसडीआर जो हमारा होता है। और यहाँ पे कभी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट कौन है, बिकॉज यूएस की जीडीपी के 25, जैसे सपोज़ मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जो एसडीआर कहता है वो हमारी जीडीपी का 25%, जितनी जिसकी 25 जीडीपी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपना वहाँ पे पे करता है। तो सबसे हाईएस्ट जो जीडीपी में इन्होंने कोटा अपना पे किया है वो यूएस है, 18% ऑफ द जीडीपी। एंड देन अगेन नेक्स्ट जो आइसलैंड में मॉडरेट 4% है। इस तरीके से ये इसमें कोटा फिक्स किया जाता है हमारी जीडीपी का कि कितना होगा।
इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि ये फाइनेंशियली बहुत ध्यान से देखता है कि इस कंट्री की क्या जीडीपी चल रही है। ऐसा तो नहीं कि उसकी कंट्री की जीडीपी अच्छी है और वो जो इसमें कोटा फिक्स कर रहा है वो बहुत कम कर रहा है, या वो डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है, क्या वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कंट्री में रशेज़ आ रहे हैं, डिप्रिसिएशंस हमारा हो रहा है। पूरा इसमें ये सारा चेक करता रहता है, देखते रहते हैं कि फाइनेंशियली कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है कंट्री की, ये सब कुछ देखता है। अब हमारा आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर्स होता है वो क्या होता है। एक्सपोर्ट का प्रोसीजर्स क्या होता है? अगर हमें किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है तो क्या 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 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। वहाँ पे कस्टमर बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स होगा, सेल एजेंट्स होगा, ये सब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट से वहाँ जाके कंसल्ट करेंगे, इंजीनियरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो कंसोलिडेटेड इनपुट की कोटेशंस देगा, फिर देन हम इसमें आउटपुट का अपना वर्क कर पाएंगे। ये कोटेशंस का है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डर एंट्री। हम किस तरीके से ऑर्डर कर पाएंगे किसी कंट्री के अंदर। पहले परचेजिंग ऑर्डर देखेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे उस कोटेशंस को, फिर जो हमारे इंजीनियर्स हैं, मार्केटिंग बुक्स वगैरह है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसको हम ट्रांसमिट करके आगे फॉरवर्ड करेंगे। एंड देन शिपिंग आएगी कि किस तरीके से हम अपने गुड्स को वहाँ पे ट्रांसफ़र करें, या शिप करें या भेजें। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सब की अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोडक्ट को पैक करना होगा, अपने प्रोडक्ट को बनाना होगा, इंश्योरेंस करानी होगी, कलेक्शंस डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होंगी वो सब देखना होगा। फिर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर फ्रेट डिपार्टमेंट देखता है उसको, एंड देन कस्टमर तक पहुँचता है। ये कुछ इसके बेसिक्स एजम्पशन आप स्टेप्स हैं, ये आप एक बार पढ़ लेना। ऐसी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वही सब इसमें स्टेप्स लिखी हुई हैं। अब इम्पोर्टेंट इंपोर्ट की कुछ स्टेप्स हैं इसमें। सबसे पहले हम इंपोर्ट के लिए, अब ये इंपोर्ट हमारा जो आता है कोई भी सामान है, उसमें मार्केट का ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, हमारे मार्केट में रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं इस प्रोडक्ट की, किस तरीके से जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग है वो क्या है। ट्रेडिंग रेगुलेशंस देखेंगे, मेकिंग कॉन्टैक्ट करेंगे कि हाँ क्या एक्चुअल में ये सप्लायर के लिए है कि नहीं है। एंड कांटेक्ट करके सप्लायर से उससे बात करेंगे, फिर कोटेशन, टर्म्स एंड कंडीशन देखेंगे, फाइनेंशियली प्रोसीजर्स जो हमारा है उसको चेक करेंगे, सेल्स करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ जो सेल्स कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या है। ये सारी डिटेल्स के साथ में हम इसमें चेक करते हैं। ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ lading, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब डॉक्यूमेंट्स बहुत रिक्वायरमेंट होते हैं और ये हमेशा चाहिए ही होते हैं। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स आप एक बार लिस्ट चेक कर लेना, ये डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।